मदद तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री, he wants to intervene. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव लाया, या तो ये तैयारी करके नहीं आए, और या ये तनाव में है, या तनाव में है कि मदद केंद्र से मिली नहीं है। बोल तो दिया मैंने, ले करिए यहाँ कागज, अगर कोई मदद मिली है तो ले करिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बोल रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई, हमारी मीटिंग्स पहले से ज्यादा हुई है। 21 जून 2023 को पहली मीटिंग हुई हमारी, जो मॉनसून से पहले की मीटिंग होती है। नहीं सुनिए, 21 जून को नहीं की थी, नहीं 21 जून को नहीं की थी। प्रधान सचिव राजस्व की उसमें बैठक हुई और सभी बांध अधिकारी से लेकर सुरक्षा नियम सबको लिए गए, सब प्रकार की बैठक हुई। और जो बरसात के पहले की जो बैठकें है उसकी बैठक हुई, और जो सर्दी के मौसम में जो नवंबर की होगी वो नवंबर की एज रूटीन ही होगी, पहली बात। दूसरी, कृष्णा नगर की बात कर रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कृष्णा नगर में तकरीबन 34-35 परिवार थे। हमारे लोकल एमएलए हरीश जनाटा जी वहाँ गए थे और पहले ही परिवारों को हमने खाली करवा दिया। और जो 2 दुर्घटना हुई, पूरी बिल्डिंगें खाली करवा दी। और जो 2 दुर्घटनाएं हुई, वो क्या हुआ कि वो पैसे लेने अंदर जा रहे थे। पंजाब का एक आदमी खन्ना का था जो पैसे लेने के लिए दोबारा अगले दिन आया और पैसे लेने गया, तब उस कारण उनकी मौत हुई। मैं आपको फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसको खाली करवा दिया था, खाली करने के बाद उसको जब अगले दिन याद आई कि मेरे पैसे हैं, तो दोनों आदमी जो वहाँ स्लाटर हाउस में जो कर्मचारी थे, वो स्लाटर हाउस के कर्मचारी के पूरे 9 बिल्डिंगों से 35 परिवार निकाल लिए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपको फैक्ट्स दे रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, उनसे बोले कि कागज पूरे करके दीजिए। तीसरी बात कि मदद की, किस चीज की मदद की? आप तो अपने समय का 315 करोड़ रुपया 21-22 का ये मुख्यमंत्री थे। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो डिजास्टर का पैसा होता है वो कोई हमारे राज्य के लिए नहीं होता, वो जो हमारे टैक्सेस के शेयर होते हैं, जीएसटी हो गया, इनकम हो गया, उसमें से एक भाग को भारत सरकार के केंद्रीय बजट में रखा जाता है। उस भाग से पूरे राज्य के लोगों को आपदा के लिए स्पेशल 90-10 की ग्रांट मिलती है। वो मुझे नहीं मिलती है, हरियाणा को भी मिलेगी, चंडीगढ़ को भी मिलेगी, सब स्टेट्स को मिलती है, यूनियन टेरिटरीज को मिलती है। उसकी एक किस्त हमारी जुलाई में आई, जुलाई में आपदा आ गई थी, इसलिए जुलाई की 12 तारीख को किस्त आ गई। उसके बाद जब हमने गृह मंत्री जी से बात की कि तकरीबन हमें 2000 करोड़ की इंटरिम रिलीफ दीजिए, तो मैंने उनको बताया कि 315 करोड़ रुपए का हमारा एजी का ऑब्जेक्शन है, जो हमने दूर किए। उसमें से भी 189 करोड़ आए, 126 करोड़ रुपया और आने के लिए हमारी कल परसों बात हो रही है। और उसके बाद एक किस्त इन्होंने क्या किया, एडवांस दे दी, जो दिसंबर में अगर आपदा आएगी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो हमको भी मिलती है, सारी स्टेट्स को मिलती है, वो दी। अब ये फैक्ट्स लगा रहे, ठीक है 3 बार गए आपने प्रयास किया होगा, लेकिन आप ये जो चीजें है ये तो वास्तविकता में आनी है। स्पेशल रिलीफ पैकेज क्या हमको मिला केदारनाथ की तर्ज पर? और इनके जो केंद्रीय सरकार के नियम है उसमें सड़क का क्या मिलता है? 1,25,000 रुपया मिलता है 1 किलोमीटर का। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलकर यह अनुरोध भी किया हिमाचल में और जो हिल स्टेट्स है कि इस जो आपदा है इसको आप बढ़ाइए। तो ये 1,25,000 से हमारे पहाड़ में तो कम से कम 200 करोड़ रुपया तो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लैंडस्लाइड्स और रिटेनिंग वॉल में ही कर चुके हैं। 200-250 करोड़ रुपया हमारे आईपीएच मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी कर चुके हैं, खर्चा अपनी जेब से कर चुके हैं। जाओ, ये ऐसे नहीं चल रहा है पानी, किसी एक गांव में एक आधे में रहा होगा तो ऐसे थोड़ी चल रहा है वो रात दिन भागे दौड़ कर रहे हैं ये लोग। और ये एक और बात आपको बताना चाहूंगा, मैं माननीय विपक्ष के नेता को ये बताना चाहता हूँ, माननीय हमने आज आपसे ये प्रस्ताव लाया है, आपका 67 भी जोड़ा है, आप राष्ट्रीय आपदा का प्रस्ताव में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। आप हम कौन से बोल रहे हैं, हमने तो हिमाचल के लोगों के लिए करना है। और हमने जो 7 तारीख से, आप पहले पढ़िए,
अपने वक्तव्य में बहुत अच्छा कहा कि मैं आपको 1 किलोमीटर जो सांदर की सड़क है उसको बनाने के लिए भी दूंगा, कोई 7 का पुल टूट गया उसको बनाने के लिए भी दूंगा, और मैं ये ना आपको इमीडिएटली जाके 200 करोड़ रुपया तो इमीडिएटली जाके दूंगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को मैंने बोला भी जल्दी जाके ले आओ, और ओआर का लाए, ओआर है वो ऑर्डिनरी रिपेयर होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके भी मैं पैसे आपको दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी गए, कहते गडकरी जी अभी कर रहे हैं। आपको मैं वास्तविकता ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एक चीज भी नहीं आई है। और एक नगर नहीं, फिर क्या हुआ कि मैं माननीय नेशनल हाईवे के लिए हमने बोला नेशनल हाईवे का इमीडिएटली आप 60-70 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दो, जो हमारे नेशनल हाईवे टूटे हैं उनका पैसा आ जाए। हमारे को एक पैसा अभी तक नहीं आया, हमको 10 करोड़ रुपया अपने बजट से नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने के लिए देना पड़ा। जल शक्ति में भी बोला उन्होंने, योजनाएं हैं कि उनकी कुछ बना के दो। और मैं जयराम जी से कहूंगा कि आप तो मेरे साथ हेलीकॉप्टर में गए थे, आप लोग अब गडकरी जी के पास जाके ये तो दिला दो जो कहा है, बाकी तो आप रहने दीजिए। दूसरी बात आपने कही आपके क्षेत्र में, मैंने बार बार कहा कि हमारा जो पहला रिलीफ था जिसको हमने 10 गुना बढ़ाया, 20 गुना बढ़ाया, वो 7 से 15 तारीख के था। उसके बाद जब आपदा आई उस रिलीफ को हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने साहब के साथ मेरी चर्चा हुई है, हम उस रिलीफ में अपने संसाधनों से भी उसको हम बढ़ाएंगे। और जहां लोगों को 2000 या 5000 मिला है, जो हमारा स्पेशल हमारा भी रिलीफ पैकेज आ रहा है, उस दृष्टिकोण से हम उसकी घोषणा भी करेंगे, ये भी हम कहना चाहते। तीसरी बात जयराम जी ने बोला कि इंक्वायरी करवाई, लकड़ियां निकली मेरे थुनाग में, मैं तो कोई इंक्वायरी करवाई नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। आप भी थोड़ा स्पष्ट नहीं, पहले मैं, हाँ बताओ, बोलो, मैं बताता हूँ, मैं पहले बोले लकड़ियां सुनिए, इनको मेरे को आपको बोले इंक्वायरी का, किसी इंक्वायरी का कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब लकड़ियां आई वहां लोकल लोगों ने बोला सर ये इतनी है, रेंजर को बोलो कि लकड़ियां कहां से आई, मतलब पता कर लेना भी कहां से आई। सुनो, मैंने आपको नहीं बोला, माननीय अध्यक्ष, माननीय विपक्ष के नेता, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको बताया कि हमने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। मैं आज भी स्टेज पर बोल रहा हूँ, नहीं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। चौथी बात, इनका क्षेत्र सबसे दुर्गम क्षेत्र है, इनके क्षेत्र में मैं खुद गया, इनके घर के वहां हेलीपैड पर उतरा, वहां रिलीफ का जो भी उस समय रिलीफ था पहले डैमेज में, वहां हमने विपक्ष के नेता के क्षेत्र में जो 7 से 15 तारीख तक था 5000 की जगह 1 लाख रुपया आपके गरीब लोगों को ले दिया, ये व्यवस्था पर। तीसरा एक बात कर रहे थे, हेलीकॉप्टर दे दिया हमने, IAF उसका 26 करोड़ रुपया हमने देना है, इन्होंने नहीं देना, वो हमने रिलीफ के लिए हमने मांगे। और जब इन्होंने मुझसे बात की, मैंने डिप्टी कमिश्नर की स्पेशल ड्यूटी लगाई, इन्होंने मुझे ध्यान में लाया कि मेरे वहाँ कुछ गांव में खाने की समस्या पैदा होगी, आप लाइए। और डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने बात की, उन्होंने बोला, मुझे ये बोला, मतलब उनके कहने से आप हेलीकॉप्टर भी दे दीजिए। इससे ज़्यादा विपक्ष के नेता का और क्या सम्मान कर सकते हैं आप, तो कर सकते कोई कि हेलीकॉप्टर इनकी उस पर छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं था कि इनका क्षेत्र था, ये हिमाचल प्रदेश में जहां भी हुआ वहां किया। 2000 लोग इवैक्यूएट किए रात दिन, भवानी पठानिया और मनिंदर राजन रात दिन वहां लोगों को इवैक्यूएट करवाने के लिए लगे रहे। ये 2 विधायक दोनों वहां रात को लगे रहे, हेलीकॉप्टर से लोगों को, ऑफिसर से बात करना, शिमला में बात करना, ये हमारे सरकार के विधायकों की भी कर्तव्यनिष्ठा है जो उन्होंने किया। अब आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि नेशनल डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है। भाई आप सीधा बोलिए कि हम नहीं कर सकते हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, हमको राजनीति करनी है, हमको दिल्ली जाने से डर लगता है, हम बात ही भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों, एक हमने इसलिए आपसे कहा है, मैं आज इस मंच पर यह कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल के लोगों के लिए अपनी तरफ से स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएंगे। केंद्रीय और सहायता कर देगी, माननीय विपक्ष केंद्रीय और सहायता कर देगी। कौन सी सहायता करेगी? जब तक स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं आएगा कोई सहायता नहीं होगी। वो भी तब भी नहीं आ रहा जब हमने सब कुछ 10 अगस्त तक 8700 करोड़ रुपए के
जो केंद्र सरकार के रिलीफ के क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? आपने स्पेशल पैकेज रिलीफ के लिए संकल्प में नई बात करनी तो मना कर दीजिए। हम फिर भी आपसे कहेंगे ये सही समय है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हिमाचल की जनता के लिए मांग कर रहे हैं, अपनी सरकार के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास संसाधन हैं हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खोल दिए, और ये नहीं देखा है कि ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, ये इसको इतना पैसा मिलेगा। हम सबको बराबर देंगे, और 15 जुलाई के बाद से आज तक की डेट में जितना भी नुकसान आएगा उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायकों से हमारी सबसे चर्चा होगी, एक बड़ा रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। अगर हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं भी मिलती है तो भी हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। लेकिन विषय के अनुसार में आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से है, हमने आपको कुर्सी दी, कितना लोकतंत्र है, व्यवस्था परिवर्तन है। और विपिन परमार जी को कि 19 रुपए सीमेंट हो जाएगा, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें 19 रुपए बढ़ाने की बात हो। ठीक है, जब कुछ चीजें हमको योजना हमारे को नहीं मिल रहा तो हमने अपने संसाधन बढ़ाने हैं, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में भी गया, इनके क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है, उनके क्षेत्र में रिलीफ अभी कम मिला है, पर हमने पैकेज दिया, स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो हम देंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। और कोई आपको अगर ऐसा लगे कोई गलत कर रहा है वो भी आप हमें बताइए। एक और बोला कि एक क्रैशर चल रहा है, कौन सा क्रैशर चल रहा है? अगर रिवर ब्यास में, बेसिन में, हम तो इसमें भी आगे जाने को तैयार है। अभी कुल्लू, जहां से रिवर नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और कांगड़ा में एक भी क्रैशर नहीं चल रहा है। अगर चलेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हम तो और आगे बढ़कर काम करना चाह रहे हैं, उसमें अड़चन ना आ जाए कि सबकी लीज को हमको रिन्यू करना पड़ेगा, सबकी लीज को कैंसिल भी करना पड़ेगा। हो सकता है हम इस बारे में फैसला कर दें, पर ऐसे बोलना, फैक्ट्स पर बोलना, और आप जैसे जो अध्यक्ष महोदय रहे हैं, पर आज इसलिए आप भी तैयारी करके नहीं आए होंगे क्योंकि आपने सोचा कि हमने वॉकआउट करना है, सरकार ने प्रस्ताव ही लाना। हमने तो आप ही का प्रस्ताव लाया है, आप बोलिए। अगर गलत आपको अगर आप गलत होंगे, अगर आप हमारे को गलत लाएंगे, सरकार उस पर गौर करेगी, हर बात पर गौर करेगी। और सरकार संवेदनशील सरकार है, स्पीकर भी आप ही का बिठाए हुए है, जितना टाइम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते विपक्ष इसमें बहुत बोले, पर लोगों को जब आप हमको ठगेंगे तो लोगों को तो आप हर जगह ठगेंगे। काय का 800 करोड़ रुपए आया, कौन सा करोड़ रुपए आया? तो ये चीज आप हमें बतानी है। आप इस संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राम कुमार चौधरी जी इसके भाग लेंगे। चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में एक मिनट राम कुमार जी, विपिन सिंह परमार जी बोलना चाहते हैं कुछ। आपने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, अब इसमें मैंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात यहाँ पर रखी है। कई बार ये भी लगता है कि जो आदमी बोल रहा है और उसके अनुकूल ना बोले तो उसको लगता है कि ये कहाँ से बातें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इसलिए मैं तैयारी करके जितना विवेक, जितनी बुद्धि, जितनी सब्र और संयम मुझे दिया है, मैंने उसी अनुसार सारी बातें यहाँ पर रखी हैं। सारी बातें मैंने यहाँ पर रखी हैं। पर आप वहाँ पर ये बात कहें कि आप तैयारी करके नहीं आए हैं, सीमेंट 19 रुपये हो जाएगा, क्या 4 रुपये महंगा नहीं हो रहा है? सीमेंट कंपनियां ने 15 रुपये महंगा करने के आदेश नहीं जारी कर दिए हैं? क्या आपके ध्यान में ये है कि हिमाचल प्रदेश में, नहीं, मैं आपके सामने इस टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है जी? ये घर बनाएंगे, घर बना रहे हैं, सीमेंट महंगा मिलेगा, क्यों नहीं है साहब? ये महंगा, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। रेत बजरी मिल नहीं रही है, और जो कहीं से है 200-200 किलोमीटर से रेत और बजरी आ रही है। मैं व्यक्तिगत आपसे, आपके चैम्बर में मिलकर के हम कुछ विधायक आपको सारी तथ्यात्मक जानकारी देंगे। ये कोई मैन मेड स्टोरी नहीं है, ये सनसनी पैदा करने का कोई हाउस नहीं है सभापति महोदय। इसलिए जो मैंने कहा है, और कई जगह चले हैं वो, इसलिए आप थोड़ा सा सभी को एक नजरों से देखें। बिल्कुल।
एक मैनुअल के नियम है उसके अनुसार भेज दिए हैं। 10 अगस्त के बाद तो 14 अगस्त के और तैयार हो रहे हैं अभी, और तैयार होंगे तो उसके बाद भी करेंगे। अगर आप गए, मैं मानता हूं आपने मुझसे भी मुलाकात की आपने और कहा कि फोन भी आपने किया, मैं उस बात का आपका धन्यवाद भी करता हूं। आप गए भी, केंद्रीय मंत्री से भी मिले, हो सकता है केंद्रीय मंत्री जी आपकी बात ही नहीं सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे। क्या बात है, ऐसी क्या बात है, तभी नहीं मिल पाला स्पेशल रिलीफ पैकेज। आपने मेरे से भी बात की 2 बार जब ऐसा आया, मैं उस चीज से नहीं मुकर रहा। लेकिन जो चीज है आज किस स्थिति में है हिमाचल प्रदेश, आज उस स्थिति में है कि हर एक परिवार के घर को हमने बसाना है, हर एक को सड़क सुविधा से जोड़ना है। उसके लिए क्या जरूरत है, राष्ट्रीय आपदा घोषित होगी और हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा। हम और आप लोग राजनीतिक जीवन में है, उन सड़कों को दुरुस्त करेंगे। और मैं आपको बागवानी में रात दिन एक करके सड़कें खोली है। मैं जगत नेगी जी का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। निगुल सुराई में पिछले 10 दिन से खड़े हुए हो, 10 दिन से खड़े होके मंत्री कभी सड़कों में खड़ा होता है, खड़ा होकर सड़क निकाल रहे, क्योंकि इनके मन में दर्द है। सरकार की संवेदना देखिए और आप फिर राजनीति कर रहे हैं। आप इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और संकल्प में इसमें आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कीजिए और यह भी कहिए कि केंद्र सरकार स्पेशल रिलीफ पैकेज रिलीज करे, ये आपका दायित्व बनता है। आप क्या कह रहे, इन्होंने कहा कि कुछ और केंद्रीय सहायता की मदद की, ये स्पेशल रिलीफ में कई नॉर्म्स होते हैं जिसको ओवररूल किया जाता। अगर नहीं पता है तो पूछ लेना आपने। इसके अलावा मैं अध्यक्ष महोदय, नगवाई द्रंग क्षेत्र में भी 6 मजदूर निकाले, डीसी रात को वहां खड़ा रहा और सुंदर ठाकुर जी भी रात को वहां खड़े रहे। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल के लोग नहीं हमारे साथ खड़े हुए हैं, हिमाचल के युवा नहीं खड़े हुए हैं, हिमाचल के बच्चे नहीं हमको दान कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ नहीं खड़ा होना चाहती, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। हम एक एक पैसा, एक एक चीज हम उनको देंगे जो आपदा प्रभावित परिवार है। और एक और बात कर दी, एक अभी ठाकुर साहब ने और बात कर दी, एक तो हमको 2,000-5,000 मिल रहा और पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा। मुझे एक भी नाम ऐसा बता दीजिए, अगर कोई लिस्ट देंगे अपात्र व्यक्ति की, सुनिए, अगर अपात्र व्यक्ति की आप लिस्ट देंगे, इंक्वायरी करवाएंगे, उस जगह किसी अधिकारी ने गलत किया होगा, किसी भी सरकारी अधिकारी ने गलत किया होगा। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी आपदा प्रभावित परिवार नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, उस क्षेत्र के अधिकारी को भी सरकार एक्शन लेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आप संवेदनशील होने के साथ साथ बात तो करते हैं, लेकिन आप पैसे दिलाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लोगों की राहत मिलेगी। यही मैंने कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राजेंद्र राणा जी भाग लेंगे। मैं इलेक्टेड एमएलए हूं और पब्लिक की कोई ग्रीवेंसेस होंगी उसको एड्रेस करना, किसको करेंगे एड्रेस? मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, किसको करेंगे? तो गलत तो नहीं किया है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जो संकल्प लेके आए हैं आपदा को लेकर कि राष्ट्रीय आपदा हिमाचल प्रदेश को घोषित किया जाए, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा करी है। 2014 से 2017 तक मुझे भी 22 चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला था। और ये जो डिजास्टर एक्ट है 2005 में ये बना था और मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चाएं यहाँ आई हैं। ये जो डिजास्टर मैनुअल है, मुझे लग रहा है कि जितनी हम लोगों की मदद करते हैं, चाहे केंद्र सरकार का डिजास्टर मैनुअल है या प्रदेश सरकार का है, ये समय की मांग है कि इसको बदलने की भी ज़रूरत है, इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है।
अगर किसी व्यक्ति को हम लोग अध्यक्ष महोदय दिस डजंट मेक एनी सेंस। मतलब हर आदमी बोलता रहेगा, ऐसे ऐसे में बहुत मुश्किल है। हमने बड़ी स्पष्ट बात कही है। नहीं He wants to intervene. The honorable मुझे- minister, अध्यक्ष honorable महोदय। minister wants to intervene. in नहीं, देखिए respect- मैंने ऐसी कोई बात तुर्की इंटरव्यू करने की बात कही नहीं मुझे। He wants to intervene. माननीय मंत्री जी, मैं ये जानकारी आपके माध्यम से माननीय सदन को देना चाहता हूं कि जो ये पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरे चरण का फेज 3 का 2600 करोड़ रुपए आया है, ये डीपीआर समय समय पर जब 2019 में ये लॉन्च हुआ था उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस से चल रहा है। आप कृपया करके इसको आपदा की दृष्टि से ना देखें और आपने इसको 3 महीने डिले करवाया, जानबूझ के डिले करवाया कि इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस की सरकार को ना मिले। और अध्यक्ष महोदय, भाजपा के कुछ नेताओं ने ये बात कही कि ये हम इस पैसे को लेकर आए, हमको कोई श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है। आप अगर लेकर आए तो अच्छी बात है, मगर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो सरकार, चुनी हुई सरकार, 75 लाख लोगों की चुनी हुई सरकार को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पैसा कोई रिलीफ के लिए नहीं आया है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस में नॉर्मल प्रोसेस में सारे राज्यों को ये पैसा मिलता है, उसी शहर में हिमाचल को भी ये पैसा मिला है। हमने तो ऑन रिकॉर्ड इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है, मगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त आवश्यकता तो ये है, मदद कहीं से भी मिले, किस रूप में मिले, जिस भी रूप में मिले, मदद हो। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको टाइम मिलना तब इसमें वो सड़कें हैं, 254 रोड्स हैं जो सचमुच में वो भी डैमेज हुई है, और इस पैसे से उनको मदद करने का मौका मिलेगा। इसमें क्या बुरा है? क्या, कहां परेशानी, कहां, किस बात पे हो रही है? पैसा दे दिया, इस आपदा की घड़ी हमने कहा तुरंत पैसा देना चाहिए। इस बात को लेकर के हम ये नहीं कह रहे कि आपदा का ही पैसा, आपदा का ही पैसा। आप बोल रहे कि आपदा का ही पैसा, आपदा का पैसा। ये बोल रहे भाई, पैसा पिछला हो, ठाकुर अगला हो, जहां से हो, ये जिस बोल रूप में रहे हो, कि वो जो मिले। वो स्पेसिफिक सड़कों के, एक मिनट प्लीज, ये बोल रहे कि वो स्पेसिफिक सड़कों के अगेंस्ट PMGSY 3 की सड़कें हैं। स्पीकर सर, वो सभी के लिए नहीं है। आई नो दैट सर। मुझे मतलब ऐसा ना कि भाई बड़ा भारी मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस जेंटलमैन टू अंडरस्टैंड। इसका PMGSY का फाउंडेशन स्टोन, अच्छा इसका फाउंडेशन स्टोन, अच्छा है, इसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी आपके चंबा जिला में कर गए भूमि पूजन का। फेज 3 जो है पूरे देश भर में हिमाचल से पहले सब PMGSY फेज 3 का शुरुआत तो यहां से हुई है, चंबा से शुरू की है और उस वक्त की है PMG। ठीक है, उसके बाद फेजेस, सारी प्रोसेस होती है, उसमें सम टाइम, इट टेक्स टाइम, और टाइम लगता है। और हमने कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये भी मददगार होगा। जो सड़कें आपकी टूटी हैं उनको ठीक करने का काम इससे होगा, और कौन सा, और इसमें कौन सी गलत बात बोली हमने? इसमें क्या परेशान होने वाली बात है? उसके बाद अध्यक्ष महोदय, नहीं तो प्रॉब्लम तो ये है ना, अब जहां तक अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो जिन बातों को लेकर के चला, मैं ये बात मानता हूं कि डैमेज बड़ा है आपका। 10 अगस्त से पहले की जो, अगर हम देखें कि फर्स्ट वीक तक की 6700 का आपका असेसमेंट है जो डैमेजेस का, जो आपने सबमिट किया है, और उसके बाद 15 सितंबर तक शायद मेकल में इट में प्रोसीड, मतलब ये आगे जा सकता है। मुझे लगता है कि 9000 करोड़, 10,000 करोड़ तक का। लेकिन अभी तक अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से कोई इस तरह से, मंत्री बोलता है, कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 8,000, कोई बोलता है 9,000। कोई सरकार की ओर से कोई बात आए तो कोई तथ्य पर आए। क्योंकि एक मंत्री दूसरे की नहीं मानता, दूसरा तीसरे की नहीं सुनता, तीसरा चौथे की नहीं सुनता है, और कुछ तो ऐसे हैं किसी की नहीं सुनते हैं।
ये भी परिस्थिति है। अच्छा, कहां से वो पेड़ आया, इतनी इतनी बारिश और बरसात से कहां से वो रेत आया, पूरी पूरी मंजिल पानी के नीचे उसके रेत के अंदर चले गई है। और कहां जाकर के मैं सिरमौर जिला के जो उस घटना में गया जहां पर 5 लोगों के परिवार के सदस्यों की हुई पौंटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, किसके बस में रही थी बातें? कहां से राजनीति की शुरुआत होती है? राजनीति की शुरुआत यहां वहां से ऐसी जगह से होती है। और बार बार हमें कहा जा रहा है कि बेबी आपदा में राजनीति नहीं, और अपने आप कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सारा केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा है। अगर केंद्र ने ही सब करना है तो आप किस बात के लिए? छोड़ा ना। बहुत सारे लोग वहां तैयार बैठे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। देखिए, जो एसडीआरएफ का पैसा जो है वो 15 वित्त आयोग के माध्यम से सिफारिशों पर जो है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर निर्धारित होता है। नहीं नहीं, आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि ये ज्ञान का भंडार उस तरफ ही आता है जब वहां बहुत आदमी। लेकिन मैं ये बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, वो सब स्टेट के लिए एक नॉर्म्स उन्होंने फिक्स किए हैं, उसके तहत मिलता है। और उसके तहत हिमाचल प्रदेश को मदद मिली। हां, जो पैसा आपको नवंबर दिसंबर के बाद मिलता था एडवांस में भेज दिया। और उसके बाद आपका जो पेंडिंग पैसा था, टेक्निकल चीजें रहती हैं, कुछ चीजें रहती है, टेक्निकल इश्यू था, ऑडिट ऑब्जेक्शन कहीं एक जगह था जिसके कारण होल्ड पड़ा, वो रुका पड़ा था थोड़ा पैसा। उसके बाद आपदा लगी, हमने भी कहा कि भाई छोटी बातों के लिए नहीं लगना होना चाहिए, तुरंत ये सारी चीजें करनी चाहिए। हिमाचल को आवश्यकता है। लगभग 180 करोड़ रुपए एक बार मिला, 180 करोड़ दूसरी बार मिला। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 190 करोड़ रुपए और दिया गया। जो 315 करोड़ रुपए आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो 190 करोड़ रुपए और दिया गया। और उसके बाद 189 करोड़ और 1 करोड़ में आप बारीकी में जाना चाह रहे हैं, आप दशमलव में जाना चाह रहे हैं, अब उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, और एनडीआरएफ की तरफ से 200 करोड़ रुपए अलग से मिल जाना और एडवांस में मिल जाना। वो आने वाले समय में अभी असेसमेंट, वो मदद नहीं तो क्या है, क्योंकि जरूरत अभी है। अभी आकलन होने में समय लगेगा। जो टीम आई है हिमाचल प्रदेश की, वो सारा वहां पर इंस्पेक्शन, जो सर्वे करने के बाद वो अपनी टीम वहां पर वो देगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर अगला आकलन तय होगा। लेकिन कहा हमने कि हिमाचल को तुरंत आवश्यकता है। मैं गृह मंत्री से मिला, मैं केंद्रीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, और जो बात कह रहे हैं कि आप जाइए दिल्ली, अरे आपके लोगों ने कहा कि हम लेकर के जाएंगे। हमने कहा कि आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं हमको। हम खुद गए, गडकरी जी से बात की हमने, केंद्रीय मंत्री जी से बात की, और उनके साथ दिल्ली से साथ लेके आए। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री को भी साथ लेकर के गए। आप क्या ले जाएंगे, हम ही आपको लेके जा रहे हैं। और जाकर के पूरे जो है 4 लेन का जो है हवाई सर्वेक्षण भी किया। और उसके बाद कुल्लू से होकर के सारा आकलन करने के बाद उनने सारी चीजों को समझा, और उनने भी कहा कि 400 करोड़ रुपए हम जो है आपके लिए सीआरएफ के अंतर्गत देंगे, आप काम शुरू करिए। और ये भी कहा उनने, जितनी 4 लेन है, नेशनल हाईवेज है, टोटल जो भी खर्चा इसका होगा हम बियर करेंगे। और इसके आगे और बात कही उनने ये भी बात कही कि जितने भी 1 किलोमीटर के दायरे में नेशनल हाईवे के अंतर्गत जो पुल है, जो डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए या कंप्लीट डैमेज हुए हैं, उसको भी हम रिस्टोर करेंगे। उसको नए सिरे से बनाने की जरूरत है, नए सिरे से भी बना करके देंगे, ये भी तय किया। और अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके केंद्र से हमारी सरकार ने 6000 मकान हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में सैंक्शन ओवर एंड अबव करके, इसलिए कि भाई हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के दौरान लोगों को घर के बिना ना रहना पड़े, इसलिए मदद करने की कोशिश की वहां पर। उसके बावजूद भी बोले हम कुछ नहीं मिला। अब बात 6000 मकान, 6000 मकान, और इसमें यार रणधीर जी बैठे हैं, अनुराग जी जाकर के केंद्रीय मंत्री से आग्रह करने के लिए दिल्ली में गए। और उससे आगे और बात कही, हमने कहा जो सड़कें डैमेज हो गई है पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हमारी है फेज 3 की, उसमें बहुत सारी सड़कें वो हैं जो इस बारिश के कारण, बरसात के कारण डैमेज हुई है। वहां उनके लिए वो पैसा, देखिए भाई पहले का, लेकिन हमने कहा वो पैसा तुरंत रिलीज करिए। हमने कहा तुरंत रिलीज करिए। उस पैसे को रिलीज करने से उन सड़कों को भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं जो डैमेज हुई है, मदद मिलेगी।
हाँ जी, नहीं इसमें क्या लेता है अब आगे जाकर अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, चलो अब इशारे में तो मुझे लगता है अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ जी, क्योंकि पार्टी में हम और ये बहुत लंबे समय में काम किए हुए बहुत चीजें मालूम होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बात कहना चाह रहा हूं। अब बात जो है, अब प्रश्न पैदा होता है, सेब का सीजन पीक पर है और सेब का सीजन पीक पर होने के बावजूद सड़कें बंद पड़ी हैं। 1980 से पहले जो परिस्थिति थी, लोग सेब की पेटियां पीठ पर उठा करके सड़क तक पहुंचाते थे क्योंकि उस वक्त सड़कें नहीं थी। अब सड़क घर के आंगन में होने के बावजूद, बगीचे के अंदर होने के बावजूद भी वो सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाई और जिसके कारण पीठ पर उठा करके जो है वो सेब मार्केट तक पहुंचाने का इंतजाम करना पड़ रहा है। आधा सेब का सीजन बर्बाद हो गया, वो छोड़ना पड़ रहा है कि ना लेबर मिल रही है, ना खच्चर घोड़े रखने का रिवाज रह गया। पहले खच्चर घोड़े होते थे, अब ना खच्चर घोड़े रखते। अगर खच्चर घोड़े रखते भी तो करते क्या, खच्चर चलने के रास्ते ही नहीं रह गए। तो ऐसी परिस्थिति भी बहुत जो हमारी एप्पल की इकोनॉमी 5000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हम कहते हैं, अब की बार तबाह हुई है बुरी तरह से। और किसी व्यक्ति ने भावुक होकर के सेब कहीं नाले में फेंक दिया, उसका 1 लाख रुपए का चालान कर दिया, 1 लाख रुपए की पेनल्टी डाल दी। ये इसे, और ये इतना छोटा स्तर, सरकार इसको नहीं बोलते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है क्या? एक छोटे से आदमी के, गांव के आदमी को कितने लोग सेब कितने कहां फेंक देते हैं, कितनी मात्रा में फेंक देते हैं। जब सड़ गया, अब सेब क्या करता, कहां फेंकता, आखिरकार फेंक दिया। वीडियो आ गया, उसको पुलिस थाने बुला लिया, थाने में बिठा करके कहा कि तू, और जाकर के उसके खिलाफ जो है उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया और उसमें मीडिया में जिक्र किया, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ मामला दर्ज, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई। ये बहुत विचित्र लगता है। आपदा से निपटो, आप ऐसी चीजों में उलझ करके रह गए हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। अरे भाई, सभी मंत्री बोलते रहेंगे तो आप ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इनसे संबंधित तो कोई इश्यू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके मैं बात कहना चाह रहा हूं। You want to yield? हम मंडी जिला में गए। He wants to intervene. You want to yield or not? No. You are not yielding. No, I'm not yielding. He is not yielding. Please. मंडी में सीवरेज की लाइन चले गई है, तबाह हो गई है, मालूम नहीं क्या होगा। वाटर सप्लाई जो है, मंडी जैसे शहर, मंडी शहर की बात नहीं, बड़े बड़े शहर, शिमला शहर में जब हमारी सरकार के दौरान अगर 2 दिन के लिए अगर पानी, अगर 1 दिन के लिए भी पानी हो जाता था, बाल्टियां लेकर के आपके वो लोग आ जाते थे, आपके चेले चपाटे सारे बाल्टियां लेकर के वो रिज पे बैठ जाते थे और वो जाना शुरू कर देते थे। शिमला शहर में पानी की क्या स्थिति रही? और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमने तो बहाल सब कुछ कर दिया। आपके वहां पर कुल्लू से मनाली, हमारा पंडोह से आगे जो रोड डैमेज हुई है, कई मतलब 50-100 मीटर की रोड मिसिंग है टोटली, बिल्कुल। उसको किस प्रकार से रिस्टोर कर पाएंगे? ठीक है, वो 4 लेन है, उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। गडकरी जी ने कहा कि मैं करूंगा इस तरह, वो करेंगे, समय लगेगा। हमारी टूरिज्म, अध्यक्ष महोदय, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, एप्पल इंडस्ट्री तबाह हुई और उसके बाद दूसरी तरफ से हमारी सबसे बड़ी डैमेज जो हुआ वह हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ। टूरिस्ट के लिए सारे होटल जो 4-5 महीने की एडवांस बुकिंग जो सब की सब टोटल रद्द है। मनाली का, कुल्लू का एरिया, एक भी होटल की बुकिंग अब जो है वो सारी की सारी कैंसल्ड है। कोविड एक अलग सिचुएशन, वो भी एक अलग सिचुएशन थी, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन नुकसान तो हुआ है। उसकी भरपाई करने के लिए क्या? अब मैं आना चाहता हूं कि हम लोगों के, अब मैं सरका घाट में गया, सरका घाट में हमने अलग तरह की परिस्थिति, जो लैंडस्लाइड हुआ उसके कारण पूरा गांव बह गई, वो तो समझ में आई कि भी लैंडस्लाइड ऊपर से आया। लेकिन कुछ जगह तो हमने ऐसी स्थिति देखी कि समतल जमीन थी, समतल जमीन में मकान जमीन दोष हो गया, 1 मंजिल मिट्टी के अंदर चले गई। अब यहां आकलन मुझे मालूम नहीं कितना इनके पास किस तरह से आया होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, में अगर मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अगर बात कहूं, लगभग 400 लोग तो बेघर हो गए,
लेकिन 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लेंथ ऑफ रोड हिमाचल प्रदेश में बनी है। रिकॉर्ड लेंथ ऑफ रोड जो है, जो जिसको मेटल किया गया है, उसको पक्का किया गया है, वो रिकॉर्ड आने वाले समय में भी तोड़ना इतना सरल नहीं है। 2700 किलोमीटर का रिकॉर्ड जाकर के 4700 किलोमीटर तक पहुंचाया हमने 5 साल के कार्यकाल में। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका आदमी भी काम करे, हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपदा के कारण ये जो है ये अवसर ना तलाशने की कोशिश करें अध्यक्ष महोदय। इसलिए जमीनी हकीकत अलग तरह की है। जो आपने ये प्रस्ताव यहां पर लाया है, इस प्रस्ताव के बारे में मैंने अपनी बात कह दी। अगर इसमें तरमीम करके, इसमें आप मॉडिफिकेशन करके, इसमें कोई चेंज करके इस तरह से लाते हैं तो इसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी मंशा है, हम बड़ा साहब कह रहे हैं, केंद्र हिमाचल को और मदद दे, इसमें हम साथ हैं। केंद्र और सहयोग दे हिमाचल प्रदेश के लिए, इस बात को, इस मांग को करना जो है ये उचित है। ये हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों की मांग है। इतना मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड नहीं सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सेब के बारे में कहना चाहता हूँ। उस पर भी बोल दो आप। अभी इन्होंने जो बात कही सेब के बारे में, यहाँ पर जो है जो तथ्यों से हटके इन्होंने बात की है उस बारे क्लैरिफिकेशन। अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेटियां सेब की बागवानों ने मंडियों में पहुंचाई और हिमाचल प्रदेश की मंडियों में भी और बाहर की मंडियों में गया है। कोई भी ऐसा केस आप बता दीजिए कि जहां सड़क बंद होने के कारण कि ये सेब नहीं पहुंचा है, एक भी एग्जाम्पल आप दीजिए। तो इनके पास अभी इन्होंने जितना 40 मिनट से ज़्यादा बोले, कहीं कोई भी गाँव का नाम नहीं लिया, किसी बागवान का नाम नहीं लिया। और दूसरी बात, जो सेब फेंकने की बात हुई, वो ऐसे समय में फेंकी गई जब अभी मार्केट में सेब आना शुरू हुआ था। और सेब कौन फेंक रहा था? वो एक भाजपा का कार्यकर्ता था। और मैं बता रहा हूँ और वो भी जो है गाड़ी के अंदर से निकाल कर फेंक रहा है। किस में से फेंक रहा है? वो गाड़ी वहाँ खड़ी है, अब वीडियो इन्होंने भी देखा, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर से क्रेट निकाल कर फेंक रहा है। वो जो सड़ा हुआ सेब था, जो ग्रेडिंग के बाद जो बोरियों में जाना चाहिए था या बोरियों में जाने के काबिल भी नहीं था, तो वो जो है जाके नाले में फेंक रहा है। और पीछे उसका साथी हंसते हुए बोल रहा है कि जल्दी कर, हंस रहा है, वो पीछे हंस रहा है। और अगर वो सीरियस होता, अगर उसका नुकसान होता, तो क्या उसका साथी हंसते हुए करता? तो ये एक साजिश थी सरकार को बदनाम करने के लिए। और उसने उस नाले को पोल्यूट किया, पोल्यूशन किया। तो पोल्यूशन करने पर उसको अगर पोल्यूशन बोर्ड ने अगर 1 लाख का हर्जाना लगाया, बिल्कुल सही किया। और मैं उस ऑफिसर को, जिस ऑफिसर ने ये पोल्यूशन करते हुए उसको सजा दिया, मैं उसकी मतलब शाबाशी देता हूँ। और जयराम जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो है झूठे ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा। आज इतना सारा समय हो गया, किसी एक बागवान का शिकायत कहीं पे नहीं आया, सिर्फ जयराम जी को आया। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता हूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि गडकरी जी आए, और गडकरी जी आए, आपको मैं देखिए कुछ सुनना पड़ता है, सच बोलना था। अब माननीय ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी ने कहा कि 2700 किलोमीटर की जो रोड्स थी, 2700, उस समय ये 3 महीने पहले सैंक्शन हो जानी चाहिए थी। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 3 बार जाके वहाँ ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज किशोर जी को मिले, 3 बार अनुरोध किया कि सब राज्यों की आपने PMGSY फेज 3 का आपने सैंक्शन कर दिया है, मेरे राज्य का आपने एश्योरेंस दी थी कि अप्रैल में सैंक्शन होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 3 बार गए, मुझसे उनकी चर्चा हुई, और 3 बार में ये लगा कि उन सड़कों को कोई रुकवा रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सड़कें जो आपके समय DPR आपके समय बनी है, मैं ये कहना चाहता हूं, उनको कौन रुकवा रहा था ये भी आप पता करिए। ये मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं। दूसरी बात, गडकरी जी आए,
जयराम ठाकुर जी भी थे और इन्होंने महोदय, इसलिए और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 2000 में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और 2000 उस वक्त तो शायद हमारी ही गवर्नमेंट थी केंद्र में, उस वक्त भी मदद हुई हिमाचल प्रदेश की, लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा हूं यूपीए 1 यूपीए 2 में और उसके बाद चाहे वो 2000 की अगर हम बात करें, 2005 की पार्चू की अगर बात करें कि आज तक हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा खुले रूप में मदद करने का दौर जो है अभी हुआ, इससे ज्यादा मदद हिमाचल कभी नहीं हुई। हम इस बात से सहमत हैं, इस बात से हम सहमत हैं कि नुकसान ज्यादा है। अच्छा, हम इस बात को कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा है और इस बात को हम कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जो नुकसान ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से और मदद की आवश्यकता भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके गृह मंत्री जी को मिलकर के भी आया और पत्र भी लिखा हमने कि अभी हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद आपकी, उसके लिए मैंने धन्यवाद किया, यहां से धन्यवाद नहीं गया, लेकिन हमने कहा कि मदद और चाहिए। नुकसान ज्यादा हुआ है, जब 441 लोगों की जिंदगी ही चले गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि मदद केंद्र और दे। इस बात के लिए हम भी अभिनंदन करेंगे, केंद्र का धन्यवाद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या यह सत्य नहीं है कि केंद्र ने जो मदद मुख्यमंत्री ने कहा, किसी की जिंदगियां फंसी हुई थी संकट में, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र ने हेलीकॉप्टर जो आपकी डिमांड गई उसके मुताबिक तुरंत जो है उपलब्ध कराए और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें जहां उपलब्ध करनी थी, जहां जितनी मदद चाहिए तो उस रूप में मदद करने की कोशिश हुई और उसमें बार बार कहना कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो भाई पर फिर बात आती है कि भाई जब केंद्र ने कुछ नहीं किया है तो ये लोग जो तड़प तड़प करके चीख करके सड़कों पर हमको बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि हमने 1 लाख हमने मैनुअल में कागज में चेंज करने से राहत मिलेगी लोगों को। आप जा करके 20-50 जगह जा करके आए, मुख्यमंत्री कह करके गए, मुख्यमंत्री क्या कर गए 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, 1 लाख रुपए इसको मिलेगा, 1 लाख रुपए उसको मिले, और पैसे कितना आ रहा है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, 15,000 रुपए। ये जमीनी हकीकत है, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कब तक झूठ बोलेंगे? और मुझे बहुत विचित्र लगा, आप एक कनक्लेव में गए दिल्ली एक चैनल की, और उसमें न मैंने जिक्र नहीं करना, चैनल का जिक्र काहे को करना, हमने हमारा सभी के प्रति सम्मान। आप वहां पर खूब बोले क्या बोले? 24 घंटे के अंदर मैंने 75,000 जो है वो जो हमारे यहां पर टूरिस्ट आए थे उनको निकाल दिया। 24 घंटे के हमने टोटल रोड्स को क्लियर कर दिया। 24 घंटे के अंदर हमने टोटल वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो सारी की सारी हमने बहाल कर दी, बिजली बहाल कर दी, कम्युनिकेशन बहाल कर दिया। मेरे मोबाइल पर आज ही मैसेज मेरे को प्रधान का आया है कि पिछले 10 दिन से घर हमारे पूरी पंचायत में बिजली ही नहीं आई है। बात नहीं तो मेरे कहने का मतलब नहीं, उस वक्त 24 घंटे के अध्यक्ष महोदय 3 महीने होने जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाने, अपने गांव जाने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के गांव के उसमें मेरा गांव चढ़ाई पर है ना, सच्चाई बोल रहा हूं मैं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। कहां? मेन सड़क तक, और मेन सड़क से पैदल जाना पड़ता जो सड़क मेरे गांव की। तो ये स्थिति है वहां पर। और आप अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति की शुरुआत किसने की? आप सुनने की जरूरत रखिए जरा। राजनीति शुरू कैसे की? और शुरू कैसे की राजनीति? उन्होंने जाकर के घूमना शुरू किया और जाकर के वहां पर सब लोगों के बीच में जाकर, तो वो तो एक दौरा करना और उसके बाद वहां लोगों को मिलना समझ में आता है। और इनके जो टुच्चे जिनको लोग में शब्द उचित लग रहा है, मुझे कार्रवाई रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप देख ले, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए और नहीं, छोटे लोग, छोटे, अरे भाई छोड़िए, कुछ भी लोग, ये शब्द कोई अनपार्लियामेंट नहीं है ये। अच्छा, वहां पर अरे भाई बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ जी, फिर वहां पर जांच के आदेश कर दिए और जांच, नया दौर, जांच के आदेश कर दिए। हमारे यहां तो जांच की रिपोर्ट भी आगे पढ़ लेना आपने, क्या रिपोर्ट आई है वो। अरे पूरे प्रदेश में आप जाओ, वहां पर मनाली का पूरा आलू मैदान जो है पेड़ों से भरा पड़ा हुआ है, आप वहां भी जांच करिए।
आपके बल विधानसभा क्षेत्र में गया, वो 2 जिंदगियां वहां चले गई, उसके नीचे दफन होकर के वो सारे मकान चले गए। आज मैं बता रहा हूं कृष्णनगर आने वाले समय में अब सुरक्षित रहा ही नहीं है, क्योंकि एक बार शुरुआत अगर ऐसी जगह जहां बिल्कुल लैंड इस तरह की, मिट्टी इस तरह की है और स्लोप बहुत ज्यादा है, शुरुआत होती है तो वो कई वर्षों तक नहीं रुकती है। हम इस बात को एक नहीं अनेक जगह देख रहे हैं। और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मैं अधिकांश जगह गया, चंबा मेरा जाना नहीं हो पाया और कांगड़ा में हमारे साथी गए थे, वहां पर मेरा व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ, जहां पौंग डैम का पानी छोड़ करके वहां पूरा हमारा इंदौरा का इलाका पानी जलमग्न हो गया था। लेकिन मुझे बहुत विचित्र लगा इस एक बात को देख करके सब जगह जाकर के कि मुख्यमंत्री जी गए कुछ जगह और उन्होंने कहा कि जिसका घर आधा टूटा है उसको भी 1 लाख रुपए, जिसका पूरा टूटा उसको भी, सबको कहा। और दूसरी तरफ से एक नोटिफिकेशन कर दी और कर दी कि भाई शायद मेरे ख्याल में एक पीरियड स्पेसिफिक है 7 जुलाई से 15 जुलाई तक का, उसमें आपने जिक्र कर दिया कि उस पीरियड की जो है जो डैमेजेस हुए हैं उनके लिए रिलीफ का प्रोविजन अलग से होगा। अरे भाई, ये तबाही तो अभी तक चली हुई है, जिसकी जिंदगी चले गई वो 7 जुलाई और 15 जुलाई के हिसाब से उसकी जिंदगी का आकलन करना उचित नहीं है। जिसका घर चला गया उसका आकलन करना 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में उसको उसके हिसाब से अलग मिलेगा और बाकियों को अलग मिलेगा, वो उचित नहीं है। घर तो सबका एक होता है, जिंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए। घर तब गया या अब गया, वो घर तो गया ही गया है। तो इसलिए इस सारी चीज को भी मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बीच में एक और बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने, कहा कि हम प्रदेश स्तर की इसको आपदा घोषित करते हैं, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। उसमें प्रोविजन क्या जोड़ा आपने? कोई प्रोविजन जोड़ा कि मदद करी आपने कुछ उसमें, या उसमें कोई आपने किसी की डेथ होने पर उसमें आपने इंक्रीज किया, अमाउंट किया, किसी का घर टूट गया उसके लिए इंक्रीज किया, किसी के दूसरी चीजों के लिए उसके लिए इंक्रीज किया? प्रोविजन तो वही है, लेकिन उसके बावजूद आपने अखबारों में और खबर के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश दिया, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। फिर अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के हम देखते हैं, हमें बार बार इस बात को लेकर के हमने महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आखिरकार कमी कहां रह गई है। ये हमको दोष देने से, आरोप लगाने के बजाय बहुत ज्यादा इस बात पर सोचना पड़ेगा कि ये पीछे की कमी आने वाले समय में सुधारी कैसे जा सकती है। हमने विजिट किया, बहुत जगह विजिट किया, और एक विपक्ष के नाते हमने पहले दिन से इस बात को बड़ा स्पष्ट किया। हमने बड़ा स्पष्ट किया कि आपदा की घड़ी है, हम साथ हैं, और आपदा की घड़ी में जो भी सहयोग हो सकता है, केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए दिलाई जा सकती है उस मदद को दिलाने की कोशिश करेंगे। हम पूरी हिमाचल की जनता की जो मदद कर सकते हैं केंद्र से, वो मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी गए, लेकिन उसके बावजूद मैं व्यक्तिगत रूप से गया, और इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब 3 बार विपक्ष के नेता भी केंद्र में जाकर के हिमाचल के लिए आपदा की घड़ी में मदद ज्यादा बढ़ाई जाए, दी जाए, और उसके लिए आग्रह करने के लिए गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, और उसके साथ साथ में गडकरी जी से मिलने के लिए जाकर के आया, और मिल करके, और ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, हम गए वहां पर, हमारे जाने के बाद मदद आई भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने करी है, लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय अब जो बातें करते हैं, अब ये सारी चीजों को जिस तरह से करने की कोशिश है, देखिए ये मुझे मालूम है आपका ये प्रस्ताव सिर्फ एक मनुष्य के साथ है, ये ठीकरा आपके सिर नहीं हमारे सिर फूटे, यानी कि केंद्र सरकार के सिर पर फूटे, ये मकसद है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये इस काम में लगे हुए पहले दिन से लगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक नेता ने, किसी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाकर के बात करना चाह रहे हैं, हम उनको लेकर के जाएंगे, हम उनको जहां से लेकर के जाएंगे। अरे हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं, फैक्ट्स नहीं,
यही तो गड़बड़ है ना, फैक्ट्स आपने तोड़े हैं तो वो तो दुरुस्त करने पड़ेंगे। 15 तारीख के बाद हमें नहीं पता था कि दूसरी आपदा 13 अगस्त को आएगी। हमने देखा कि 7 से 15 तारीख तक जो आपदा आई उसमें बहुत नुकसान हुआ, हमने रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया। केंद्र सरकार क्या देती है रिलीफ मैनुअल में, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आपने बात की है, मैं आपको इसलिए नहीं, हमने 7 से 15 में बोला जिसका पार्शली डैमेज घर होगा। 7 से 15 में हमें नहीं पता था कि 13 अगस्त को दोबारा आपदा आएगी और 13 से 17 अलग आएगी और 28 अगस्त को दोबारा आएगी और अभी भी चलेगी। हमने पार्शली घर को 10,000 से बढ़ाकर 20 गुना, 5,000 मिलता है केंद्र सरकार, 20 गुना 1 लाख रुपए किया। और आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी सबसे ज्यादा हमने वहां दिया। दूसरी बात, ये व्यवस्था परिवर्तन, आपने दौन की बात करें व्यवस्था। दूसरी बात आपको बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम ये इंतजार कर रहे हैं, हमें चाहे सहायता मिले ना मिले, लेकिन हिमाचल के जो भी आपदा परिवार प्रभावित है, जिनका पूरा मकान टूट चुका है, जिनका पार्शली मकान टूट चुका है, इंदौरा और हमारा फतेहपुर में जिनकी फसलें नष्ट हो चुकी है, जिनके पशु धन को नुकसान पहुंचा है, अन्य क्षेत्रों और जिसके पास जगह है लेकिन घर बनाने के लिए वहां जगह नहीं है, ये सब चीजों के लिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर की पूरे हिमाचल प्रदेश में ये 7 से 15 का है जो हमारा रिलीफ पैकेज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगन नेगी जी बना रहे हैं। उसमें आज तक जो हुआ है इस सदन में उस सब की भरपाई हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, सब लोग करेंगे। और हम उस भरपाई में आपको ये भी बताना चाहते हैं, अब केंद्र से उम्मीद रखते हैं और जयराम ठाकुर जी और उन पूरी टीम से भी जो विपक्ष के नेता उम्मीद रखते हैं, अगर हमारे को नहीं साथ ले जाना तो खुद ही चले जाओ। नहीं, अकेले नहीं जाओ, खुद ही चले जाओ, हमको नहीं साथ लेना, खुद ही चले जाओ। अब हमको तब भी डरो मत, अगर अधिकारों के लिए आप अपनी सरकार से डबल इंजन बोलते रहे, डरोगे तो कैसे चलेगा। डरना नहीं, हौसला हमसे ले लेना, चले आप खुद जाना। तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ फैक्ट्स पर बोलिए। अच्छी बात है, नियम 66 के तहत पैसा हमने आपदा प्रभावित परिवारों को देना है और पक्के का घर के लिए भी उचित मुआवजा मिलेगा, कच्चे घर में सिल्ट घुसी है उसको भी उचित मुआवजा मिलेगा, और जिस फसल का नुकसान हुआ है अगर आप अभी हमें बताएंगे तो उनको भी उचित मुआवजा मिलेगा। लेकिन थोड़ा साथ तो दो, हमारा साथ तो दो, राजनीति मत करो। धन्यवाद। मान्य श्री जयराम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो हकीकत में वैसी होती तो ये नौबत ही नहीं आती बोलने की हमको ज्यादा। डिजास्टर एक्ट जो है 2005 में बना, लागू 2007 में हुआ, और जो एनडीआरएफ की शुरुआत हुई है 2008 में हुई है। और इसलिए जहां आप रहे हैं हम रह करके आए हैं, ये दौर चलता रहेगा, कब आपका यहां आने का हो जाएगा मालूम नहीं। इसलिए वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कहना कि इसको जानकारी नहीं, उसको जानकारी नहीं है, जानकारी आपको सारी है सारी चीजों के लिए। लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं कि अभी केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा है आपको कि भी अब हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है आकलन के लिए टीम गई है, उस टीम ने जो असेसमेंट वहां का किया है उसके आधार पर अगला विचार करने के बाद हम निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, लेकिन आप ही से अगर मैं प्रश्न पूछूं, अगर आपने छेड़ ही दिया है, यूपीए 1 में क्या मिला है, यूपीए 2 में क्या मिला, जरा रिकॉर्ड निकालो जरा, जिसको हम बोलते हैं ना उस वक्त क्यों नहीं नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। और फॉर दैट मैटर अध्यक्ष महोदय, दो 2005 में पाड़चू आया था, पाड़चू में उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्या मिला जरा मालूम करो। अच्छा आप बताएंगे, मिला तो कुछ नहीं मिला,
ना के बराबर मिला है। और अध्यक्ष, मेरे दल के व्यक्तिगत भावनाओं का विषय नहीं, ये प्रदेश की भावनाओं का विषय है। तभी तो इजाजत दे। हर व्यक्ति इस बात को पूछ रहा है कि सदन शुरू हो रहा है, हमारे गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, घर तबाह हो गया है, हम तंबू में रह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में सबकी एक उम्मीद है कि हम इस माननीय सदन में सारा काम छोड़ करके इस पर चर्चा करें। आपने सारी चीज को अलग तरह से प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अब जाना भी नहीं चाह रहा हूं। हम इस विषय की गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि आपदा में प्रदेश गुजर रहा है, और जब आपदा के दौर में से प्रदेश गुजर रहा है तो स्वाभाविक रूप से एक नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते, यह हमारा मानवीय धर्म भी है और एक नागरिक के नाते समाज के प्रति हमारा दायित्व भी है कि हम इस घड़ी में जो लोग परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, आपदा के दौर में से गुजर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हों। बार बार एक विषय आ रहा था कि यह आपदा की घड़ी है, इसमें विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमने बाहर नहीं बोला, लेकिन यहां तो अंदर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम बाहर भी नहीं बोले, अंदर भी नहीं बोले, तो विपक्ष का नहीं जब जिस तरह से हम बोलना चाह रहे थे उस तरह से बोलने से रोका जा रहा है। और इसका अभिप्राय क्या है? बोल तो रहे हैं इसका अभिप्राय क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। अब जब हम बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्लीज और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, भावनाएं हैं, भावनाएं, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, इस चर्चा को आप जो है नियम 102 के बजाय नियम 67 में ही कंसिडर करें, नियम 67 के अंतर्गत ही स्वीकार करें, तो मुझे लगता है कि वो जन भावनाओं का सम्मान होगा और विपक्ष के किसी व्यक्ति का कोई इशू नहीं है, ये जनता के, जो हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग हैं, उनकी पीड़ा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम, जब हम बाहर थोड़ी देर के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये समय का फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, इनने कुछ बोला होगा पीछे, प्रस्ताव की तो 2 लाइनें हैं, लेकिन असल में जो लाइनें इनने हमारे पीछे बोली है उसको पढ़ेंगे हम, जरा देखेंगे रिकॉर्ड से निकाल करके क्या बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें विश्वास नहीं होता, हम देख लेंगे उसको। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे खिलाफ बोलने के लिए है ही कुछ, ये आपदा का दौर है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमने उस दौर को भी देखा है, जब कोविड का दौर आया था, यहीं हमारे मुकेश भाई जी खड़े होते थे, ये जयराम की वजह से हो रहा है, देश में अगर कोविड फैला तो मोदी की वजह से हो रहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने देखा है अपना, ऐसे ऐसे बोला हुआ है। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है, आपदा तो आपदा है, ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सारा ऐसा पोर्शन ऐसा है इस आपदा के दौरान जो हमने देखा जो प्राकृतिक है, लेकिन बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है जो मैन मेड है। इस बात को भी हमको स्वीकार करना, कोताही हुई है और आज से नहीं, कई वर्षों से हो रही थी, और एक संदेश प्रकृति ने दिया है, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। यह संदेश प्रकृति का बड़ा साफ और स्पष्ट है, इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, और अब की बार जो हमने देखा कि मौसम इस प्रकार से बदल गया, सर्दी के मौसम के बाद गर्मी आती थी, गर्मी के बाद फिर बरसात आती थी, गर्मी का मौसम ही नहीं इस बार आया, सर्दी के बाद सीधे बरसात एक तरह की शुरू हो गई, और इसलिए मॉनसून का स्पैन जो है कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि बहुत लंबा रहा। और अभी भी हम आज भी सुबह उठ रहे थे तो बारिश हो रही थी। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसा लगता है कि अभी भी हम इस बात को कहें कि अब मॉनसून समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। इसलिए अभी भी हमको जो है वो सचेत रहने की आवश्यकता है। और ऐसी जब परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में थी तो
एक व्यवस्था रही है अध्यक्ष महोदय जिसका लगातार कई वर्षों से पालन हो रहा है, वो ये होता था 3 बैठकें हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि 5 साल मुझे भी बतौर मुख्यमंत्री रहने का काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और क्या होता था, जब बरसात का मौसम आता था, बरसात के मौसम से पहले एक स्टेट लेवल पर एक मीटिंग होती थी कि भाई इस बार की वेदर प्रेडिक्शंस क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी बारिश होने की संभावना कितनी है। और इसलिए सारे डिपार्टमेंट को, जिसमें सारे प्रमुख अधिकारी भी रहते थे, उसमें बैठ करके चर्चा करते थे और अलर्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। जो मौसम की वार्निंग्स होती थी विभाग की ओर से, जो जानकारी दी जाती थी, उसके मुताबिक तैयारी की जाती थी। बैठक हुई नहीं, सरकार व्यस्त रही होगी, मस्त रही होगी, थोड़ा मस्ती का दौर था, थोड़ा व्यस्तता का दौर था, शायद मुझे मालूम नहीं अब क्या था इसमें। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये हुआ नहीं, हुई बैठक नहीं, मुझे मालूम है, मैंने सारा वो देख लिया है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद वो अब पत्नी अपने डाल दिए, बैक डेट से डाल दी होगी आपने वो रिकॉर्ड में। वो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनी वेयर, कहीं मीडिया में बैठक में का जिक्र नहीं हुआ। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, 8 जून इज टू लेट, जब मौसम उस वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी। अच्छा, फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय दूसरी बैठक कब करते थे, जब गर्मी का मौसम आता था। उसमें आइडेंटिफाई किया जाता था कि भाई गर्मी के मौसम में अब की बार बारिश कितनी होने वाली है, उस कारण से ड्राउट प्रोन एरिया में अगर बहुत ज्यादा पानी का संकट आया तो उसके लिए व्यवस्था करनी, उसका इंतजाम करना, वो सारी चीज को भी थोड़ा ये किया जाता। तीसरी बैठक कब होती थी, सर्दी से पहले होती थी, अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती थी। और नवंबर के महीने में जनरली करते थे उस बैठक को। उस बैठक में क्या होता था कि स्नोफॉल होने वाला है, और जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, जो स्नो बाउंड एरिया है, वहां पर क्या राशन की सप्लाई, तेल की सप्लाई, लकड़ियों की सप्लाई और सारी चीजों के लिए जो जरूरी है, उसके लिए हमने इंतजाम किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज को लेकर के ये मीटिंग होती थी। और आप व्यस्त रहे, तो नया दौर है, इस नए दौर में व्यवस्था परिवर्तन की बातें, शायद ऐसा भी महसूस किया कि इन चीजों की जो पहले की जाती थी उनको करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हुई बैठक। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि बैठक हुई होती तो आपदा नहीं आती। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, अगर बैठक हुई होती तो कम से कम जो डैमेजेस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड ऐसा लगता है कि ये नुकसान हो सकते थे, तो प्रिकॉशन के तौर पर, तैयारी के तौर पर, कुछ चीजों को एहतियात के तौर पर जो है हम ठीक कर सकते थे। जैसे आपके तंबू खरीदने आपने तब शुरू किए जब लोगों के घर तबाह हो गए, और यहां ऐसी स्थिति हो गई कि लोग हमसे टेंट मांग रहे थे, घर टूट गया, टेंट दीजिए, लेकिन टेंट प्रोक्योर ही नहीं किए गए थे। ऐसी भी स्थिति पैदा हुई। और ये स्थिति ऐसी नहीं है, यहां पर हमारे सदस्य हैं यहां पर बैठे हुए, यहां पर दिलीप जी भी हैं माननीय, अपने नाचन के, उनके ऊपर तो एफआईआर लॉन्च कर दी है। बार बार वो जाकर के अधिकारियों के पास कह रहे हैं कि भाई घर चला गया है, और उसके बावजूद आप कम से कम तंबू तो दो। 10 दिन से घूम रहे हैं लोग वहां आकर के, कम से कम टेंट तो दो। लेकिन उसके बावजूद भी तंबू नहीं दिया गया, तो वहां पर टेंट नहीं दिया गया। इसका मतलब प्रेपरेशंस नहीं थी, एफआईआर लॉन्च कर दी गई। और मैं समझता हूं कि मेरा कहना है कि वो हम जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि का स्वाभाविक रूप से किसी का घर जिंदगी भर का जो है वो टूट करके तबाह हो गया, गिर के तबाह हो गया, उसको उसकी पीड़ा भी है। और वो घर में जो रहता था, जब उसको घर रहने के लिए नहीं रह गया, तो कम से कम तंबू देना, कम से कम टेंट उपलब्ध करना, ये तो दायित्व है। उसको कितना देर करेंगे। और ऐसे में भावनाओं को व्यक्त करते हुए अगर ऊंचे में बोल दिया, उस पर एफआईआर कर दी गई। मैं समझता हूं उस एफआईआर को तुरंत विड्रॉ करना चाहिए, जो गलत है। दूसरे अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हम क्या करते रहे सरकार में नुकसान होने के बाद कि जो चीजें करने की होती, वही बचा था हमारे पास करने का, और कुछ बचा नहीं था, वही करते रहे। किसी का घर चले गए, फिर हम विजिट करने के लिए चले गए। किसी की कोई सड़क टूट गई, उसको विजिट करने के लिए चले गए। लेकिन उससे पहले जो जिंदगियां जो हमारी ऐसी, जो इस बारिश के कारण जिनकी चले गई, कुछ प्रिकॉशंस किए होते हमने, मैं समझता हूं ये बहुत आवश्यक था। अब मैं यहां कृष्णा नगर में गया,
कृष्णनगर में गया तो वहां पर जो महिलाएं छाती पीट पीट करके रो रही थी, वो कहने लगी कि हमने 15 दिन से कहा कि ये पेड़ टेढ़ा हुआ पड़ा है और ये टेढ़ा पेड़ जो है ये गिरेगा तो ये तबाह कर देगा नीचे के घरों को। लेकिन 15 दिनों से उस पेड़ को नहीं हटाया गया, पेड़ को नहीं काटा गया। पेड़ काटा होता तो वो गया है, हम स्पेशल पैकेज उनको दिया गया है। हमारी सरकार भी यही मांग कर रही है। प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के घाव को पूरी तरह से भरने में कई वर्ष लग जाएंगे तथा प्रदेश में इस आपदा से आधारभूत ढांचे को जो नुकसान हुआ है इसे दोबारा विकसित करने में भारी धनराशि की आवश्यकता है। हम भारत सरकार से भुज सरकार, केदारनाथ तथा आपदा तथा जोशीमठ में भूमि हिसाब से उत्पन्न हुई त्रासदी हेतु दिए गए विशेष राहत पैकेज की भांति ही उदार वित्तीय सहायता की उम्मीद करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रयासों से, मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल के स्कूल के बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हर एक व्यक्ति ने अपनी बच्चों ने तो गुल्लक तोड़कर अपने इस आपदा के लिए आपदा राहत कोष में धन दिया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 1 माह का पूरा वेतन इस आपदा राहत कोष में दिया है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने 1 दिन का पूरा वेतन इस आपदा राहत कोष में दिया। पहली बार इस आपदा में ऐतिहासिक लोग दान कर रहे हैं और उन सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिसमें हमारी कर्नाटका की सरकार है जिसने 15 करोड़ रुपया दिया, हमारी राजस्थान की सरकार है जिसने 15 करोड़ रुपया दिया, राजस्थान की सरकार है जिसने 10 करोड़ दिया, तमिलनाडु की सरकार है जिसने 10 करोड़ दिया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है 5 करोड़ रुपया दिया, छत्तीसगढ़ ने 10 करोड़ दिया और बिहार ने 5 करोड़ रुपया दिया। तो सभी सरकारों ने भी इसमें बड़ा भारी योगदान किया। और अभी भी मेरे पास, मैं जब आया तो तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों से वर्कर्स, आम आदमी पैसे इकट्ठे करके दे रहा है। पेंशन वाला अपनी पेंशन पूरी दे रहा है। एक व्यक्ति मुझे जो सुंदरनगर का था, उसने जीवन में कभी किसी को कहा कि मेरे पास आया कि मैंने जीवन में कभी किसी को चाय नहीं पिलाई है, लेकिन इस आपदा के समय जो काम हिमाचल सरकार के कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्य और लोग कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मंत्री उस क्षेत्र में जा रहा था, आए ना कोई CPS उस क्षेत्र में जा रहा था। उसने अपने सिर्फ उसकी जीवा पूंजी 11 लाख थी, उसने 11 लाख की FD तोड़वा कर हमें दी। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपकी, कहते हैं हमें जीवन में जो खाने को है वही चाहिए। तो इस प्रकार कई प्रकार से लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है, हमारे सरकार है, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कम से कम 1 महीने की सैलरी तो दे दीजिए। अब तो आपदा खत्म होने वाली है और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आपदा में सरकार के जो मंत्रिमंडल और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी है, जो काम किया है, सबने एकजुटता का परिचय दिया। लेकिन सामने बैठे वाले राजनीति ही करते रहे, वो हमेशा सेशन की बात करते रहे। और जब आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप सवाल करिए, तो आप नहीं पूछ, आप अपनी 1 महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी इन्होंने। चलो अब आपदा खत्म हो रही है, अच्छी बात है, अब दो। मेरा ये मानना है राजनीति अपनी जगह है, इसमें प्रदेश को बनाने की जरूरत है। और प्रदेश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, एक सरकार का नहीं है। सरकार आज यहाँ है, कल आप वहाँ है, हम यहाँ है, ये चला रहता है, लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं लोग उसमें दान भी करते हैं, जिसका कि स्पष्ट उदाहरण है कि आपदा राहत कोष में अच्छा दान उसमें आ रहा है। और जो हो सका सरकार से, हमने पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा नियम बनाकर उन लोगों को बसाने की कोशिश की है कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, अगर उसका घर टूट गया है तो पास पड़ोस के पास किसी के पास अगर 2 कमरे मिलते हैं, उसके पशुओं के लिए 2 कमरे मिलते हैं, तो आप 5,000 रुपये तक का गांव में किराया ले सकते हैं। क्योंकि गांव में मकान का किराया 1,500-2,000 रुपया होता है। लेकिन चलो पशु है तो 1,000 पशु के लिए भी वो एक्स्ट्रा मकान ले सकते हैं। उसी तरह शहर में
शहरों में कि अगर वो शहरों में रहना चाहते हैं, हमने कहा कि हम उनको 2 कमरे या 3 कमरे का सेट देंगे और 10,000 रुपया देंगे। पिछले दिनों हमने ये भी फैसला किया कि 31 मार्च 2024 तक जब तक सरकार उनको बसा नहीं देती, उनको 20 योगदान भी रहा है। आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से भी उन्हें जो हर संभव प्रयत्न किए जा सकते थे वो करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अभी 19 जुलाई 2023 को उनके दुखद मृत्यु की खबर जब प्राप्त हुई तो सचमुच में बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 बार इस माननीय सदन में हमें भी उनके साथ रह करके काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो बहुत गरीब परिवार से थे और हमेशा डाउन ट्रोडन सेक्शन के प्रति अपनी आवाज उठाते थे, और जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते थे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। ऐसा उनका वो स्वभाव था। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बरसात में भारी बारिश के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई, और शायद मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक बरसात के मौसम में इतनी बड़ी जिंदगी चली गई। लगभग 441 का जिक्र यहां पर हुआ। बहुत सारे लोगों की जिंदगी जाने के बाद ये पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो उस दुख की घड़ी में से गुजर रहा है, और इस पीड़ा को पूरा हिमाचल का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार अभी तक भी परिवार के सदस्यों के इंतजार कर रहे हैं कि उनका उस हादसे में जीवन तो चला ही गया, लेकिन उनका शरीर उनको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया, और जिस कारण से वो परिवार बहुत बड़ी पीड़ा के दौर में से गुजर रहा है। मैंने स्वयं देखा, एक जगह नहीं अनेक जगह जहां ये घटनाएं घटित हुई, सचमुच में वहां के दृश्य विचलित करने वाले थे। परिवार के सदस्य की तलाश में सुबह से शाम तक इंतजार करते थे, शाम देर रात तक इंतजार करने के बाद जब खबर नहीं मिलती थी, नहीं मिले, तो निराश होकर के और बहुत दुख के साथ वापिस जाते थे। ऐसे में जो 441 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और ईश्वर शक्ति दे उन परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की। क्योंकि कोई आदमी अगर बीमारी के कारण इस दुनिया से चला जाता है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य मानसिक रूप से भी तैयार होता कि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ये परिस्थिति अब की बार की विचलित करने वाली रही कि रात को सोए थे, दिन को घर में बैठे थे, पल भर में घटना घटित हुई और चले गए। बहुत बड़ा सदमा उन परिवार के लोगों को है जो अभी भी सदमे से बाहर आने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि जहां ये प्रस्ताव यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है शोकोद्गार का, इसमें हमारी भावनाओं को जोड़ करके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मान्य सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रस्ताव
शोकोदगार प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और नेता प्रतिपक्ष जी ने रखा है, मैं अपने आप को उसमें शामिल करना चाहता हूं। आदरणीय जो हमारे पूर्व के विधायक स्वर्गीय श्री खूबराम जी जैसे कहा, 19 जेसीबी में बैठकर सरकार की कमिटमेंट देखिए। दो हमारे, एक पुलिस के एसपी वहां थे, एक पुलिस गवर्नर साहब के एडीसी वहां थे, जो उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। जो पर्यटक वहां थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे, संपर्क दे रहे थे। जेसीबी में बैठकर रात को 2 बजे तक बर्फ निकालते रहे। 2 बजे के करीब मुझे सैटेलाइट के द्वारा फोन आया कि हम उनके पास पहुंच गए हैं, इतनी गाड़ियां हमें कर दीजिए। और वो 2 पुलिस अधिकारी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वहां जो पूना से पर्यटक आए थे, कर्नाटका बेंगलोर से पर्यटक आए थे, महाराष्ट्र से पर्यटक आए थे, अगर एक दिन भी देरी हो जाती तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग जरूर होती। इन दोनों लोगों को, दोनों हमारे सरकार के मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर जगन नेगी जी और अवस्थी जी, अगले दिन सुबह 8 बजे पहली कार्रवाई इनकी शुरू हुई और 295 पर्यटकों को सही सलामत लेकर लोसर पहुंचे। यह सरकार की कमिटमेंट है। यह सरकार है जहां मंत्री भी जमीन पर उतरकर इस आपदा में काम कर रहा था और ये विपक्ष वाले हमसे मानसून 70 की बात कर रहे थे। और आज ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर मानसून 70 का बाइकआउट करके जा रहे हैं कि हमारा बाइकआउट करके हमारी खबर तो लगेगी। जनता सब जानती है, सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो ये मैं सरकार की अपनी कर्तव्य निष्ठा का बारे में बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रदेश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र यानी बद्दी, ब्रोटीवाल, नारागढ़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सड़क संपर्क कई विभिन्न दिशाओं से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कच्चा माल लाना और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो गया था। यहां तक कि कारखानों में कार्यबल की आवाजाही को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। इससे उत्पादन में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को जो जीएसटी के रूप में राजस्व मिलता या और किसी कारण राजस्व मिलता, उसका भी नुकसान हुआ। वर्तमान आपदा के कारण राज्य के संसाधन गंभीर रूप से प्रभावित हुए और इसमें बुनियादी ढांचे को बहाल करने की राज्य की क्षमता को भी सीमित कर दिया। हमारी सरकार ने दिनांक 15/9/2023 को जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में बाहरी बारिश के कारण हुए अप्रत्यक्ष नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधान सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल विभिन्न क्षेत्र जैसे कि उद्योग, पर्यटन, कृषि, परिवहन आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का विस्तृत अवलोकन कर उक्त सभी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में अपनी सुझाव देगी। हमने 18 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी कर पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। मैंने भारत सरकार के समक्ष भी मामला उठाया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और राज्य को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। जैसे कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो विशेष पैकेज उन्हें भी उपलब्ध करवाया गया था, ताकि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनः निर्माण किया जा सके और लोगों को उनके घरों और आजीविकाओं के पुनः निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और उनसे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि केंद्र सरकार से उदार अनुदान के बिना यह संभव नहीं होगा। प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल आवश्यकता है, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को उनके घरों और आजीविका को फिर से बनाने में मदद प्रदान की जा सके, जिस हेतु अनुमान लगाने तथा इसे प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विस्तृत आपदा उपरांत आवश्यकताओं का आकलन पीडीएनए कर रहा है। पीडीएनए दस्तावेजों को अक्टूबर 2023 के आरंभ में गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को वर्तमान मानसून में अभूतपूर्व त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर तबाही हुई है, जो कि इससे भी पूर्व कभी कहीं नहीं देखी गई है। तथा इस आपदा का आकार भुज भूकंप 2001, केदारनाथ आपदा 2013, जोशीमठ में भूमि
दसाब 2022 के समकक्ष है। यानी कि जो भुज में भूकंप आया था और जो केदारनाथ में आपदा आई थी और जो जोशीमठ में जो भूमि के कारण पहाड़ दरकरा गए थे, उससे भी ज्यादा बढ़कर है। उनको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 1 किलो आटा, 15 किलो चावल, गैस का सिलेंडर, चूल्हा, ये 3 दालें, मस्टर्ड ऑयल, ये सब उपलब्ध हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और हमारे अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मेरी चर्चा हो रही थी, तो अभी हम एक स्पेशल रिलीफ पैकेज अपने हिमाचल के गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एक पाई जोड़कर जो अपना घर बनाता है, अगर उसका घर इस आपदा में बह गया है तो उस आपदा में उसको हम उतनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो हम मदद करेंगे उसको ये महसूस होगा कि सरकार उसके साथ खड़ी है। इस संदर्भ में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं, और उस प्रस्ताव में मैं प्रदेश में मानसून के कारण, अच्छा हुआ आप प्रस्ताव के समय आगे, बाकी तो हमने डिटेल देनी थी, अच्छा है माननीय विधायक दल के नेता ने अच्छा बात की होगी कि चलिए ऊपर कुछ चर्चा में भाग लेते। प्रदेश में मानसून के कारण, या विक्रम जी ने समझाया होगा विपिन जी को, समझे आप संकल्प पढ़िए। संकल्प। प्रदेश में मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजना, विद्युत परियोजनाओं, निजी सरकारी संपत्तियों तथा जान माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत या सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और मैं पिछले कल CWC की मीटिंग में था, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खड़गे साहब का भी, सोनिया गांधी जी का भी, कि उन्होंने भी अपनी CWC की जो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग है, राहुल गांधी जी, उन सब ने एक जोर में कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने बैठे हुए जो हमारे विधायक दल के नेता है, सभी विधायकों से, पूर्व मंत्रियों से भी ये चाहूँगा कि आप भी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाले प्रस्ताव को पर हमारे साथ खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, निजी सरकारी संपत्तियों तथा जान माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं और फिर आखिर में माननीय मुख्यमंत्री उसका उत्तर देंगे। तो अब मेरे पास लिस्ट आ चुकी है और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें। इससे पहले कि वो अपना वक्तव्य रखें, आज की कार्यसूची में सम्मिलित जो आइटम नंबर 2 से 7 तक की जो आइटम्स आज के बिजनेस में लिस्ट थी, उनको सभा के पटल पर रखा हुआ समझा जाए। अब माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि हमारा चेयर के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन जब नियम में जो प्रावधान जिस प्रकार से आपने यहां सम्मानित सदन में जिक्र किया, जो बिजनेस लिस्टेड होता है उसको भी स्थगित करने का प्रावधान नियम 67 के अंतर्गत है। जब 67 में कोई भी डिस्कशन के लिए कोई भी प्रस्ताव इस प्रकार से मूव किया जाता है, तो अगर उसको स्वीकार किया जाता है तो वो सारा पहले का जितना लिस्टेड बिजनेस जो है उसको स्थगित करने का प्रावधान उसमें रहता है। एक तरफ से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति दी और दूसरी तरफ से आपने ये भी कह दिया कि जो आज का जो बिजनेस है, सारा बिजनेस जो है वो अब जो स्थगित है, स्थगित नहीं तो आप इसको ये सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए। इस सारी चीज को लेकर के
कि मूल भावना तो फिर भी उसके ऊपर आ रही है कि ये नियम 67 के अंतर्गत ही चर्चा हो रही है, जब आपने सारे बिजनेस को ही स्थगित कर दिया, यानी सभापटल पर रख दिया एक तरह से। इस आइटम सातवीं आइटम ये मेरी व्यक्तिगत विकास तक क्षति और विनाश की कई लहरें आई है। इस त्रासदी के कारण प्रदेश को लगभग 9,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष क्षति हुई है, और अगर हम इसके अप्रत्यक्ष नुकसान को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। इस आपदा से आजीविका क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा पर्यटन गतिविधियों पूरी तरह से बाधित हो गई है। इस अभूतपूर्व त्रासदी में दिनांक 17/2/2023 तक बहुमूल्य 275 मानव जीवन की हानि हुई, जिनमें से भूस्खलन से 112, बाढ़ से 19, बादल फटने से 14, पानी में डूबने से 37, बिजली गिरने से 16, पेड़ एवं चट्टानें गिरने से 17 तथा अन्य आपदाओं के कारण 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 39 व्यक्ति लापता है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना के कारण 166 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अतः इस तरह इस वर्ष कुल 441 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दोषपूर्ण निर्माण के कारण कुल्लू में राज्य बिजली बोर्ड के स्वामित्व वाली लारजी विद्युत परियोजना को भारी क्षति पहुंची है। इससे राज्य को 655.74 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसके अलावा सितंबर 2023 तक विद्युत उत्पादन में रुकावट के कारण 344 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। इस प्रकार प्रदेश के बिजली क्षेत्र को अकेले 1,000 करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जिस कारण भविष्य में घाटा बढ़ने और राज्य के संसाधनों पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है। इस त्रासदी ने कई गांवों को नष्ट कर दिया गया है, जिसमें वह रहने लायक नहीं रह गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 200 से ज्यादा गांव जमीन धंसने से प्रभावित हुए हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ा है। कई जिलों में राहत शिविर अभी भी चल रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है। यह प्रदेश के लिए अभूतपूर्व आपदा है तथा इस प्रकार की क्षति और नुकसान हाल के वर्षों में नहीं देखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपदा आई, हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मॉनसून सत्र बुलाइए, मॉनसून सत्र बुलाइए। और आज जब आपने मॉनसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे। आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। इनको रोको की गोली देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी और पिछले कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थे, हर्षवर्धन चौहान जी वहां पार्लियामेंट हमारे मिनिस्टर गए थे, उस समय भी इनके ध्यान में नियम 102 के तहत यह प्रस्ताव लाया गया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव नियम 67 के तहत आया है। आपने दोनों को, इनकी बात को भी रखते हुए, हमारी तो पहले थी, हमारा तो नियम के अनुसार बनता था जो आपको देना पड़ता था, लेकिन आपने इनको
इनकी बात रखते, विपक्ष की बात को सुनते हुए उसको इसके साथ अटैच कर दिया। मेरा ख्याल इन लोगों ने वो बात सुनी नहीं। अब चर्चा तो इसी पर होनी है, लेकिन अखबार में खबर कैसे बने? आपदा के तहत हम मानसून सत्र की बात कर रहे थे। आपदा के बाद जब मानसून सत्र में सरकार ही प्रस्ताव ले आई, तो अखबार की न्यूज के लिए ये इस प्रकार के जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इन लोगों को आकर इस चर्चा में, जो इनके साथ अटैच की गई चर्चा, उसमें भाग लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक प्रमुख राज्य और जिला सड़कों के अलावा सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कालका शिमला, रोपड़ मनाली, पठानकोट मंडी, कांगड़ा शिमला बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़ने वाली संपर्क मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। जब राज्य में आपदा आई तो पर्यटन गतिविधियां चरम सीमा पर थी और राज्य में 75,000 से अधिक पर्यटक विद्यमान थे और 15,000 से अधिक पर्यटकों की गाड़ियां कुल्लू जिले में विद्यमान थी। किंतु इस आपदा के कारण उनके पर्यटन कार्यक्रम को रद्द हो जाने से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व हानि हुई है। इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि प्रदेश की जीवन रेखा है, उनका पुनर्निर्माण और मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाए, जिससे कि सेब और अन्य फसलों की जो की कटाई तुड़ाई के लिए पक चुकी है, जिन्हें मंडियों तक समय पर आवाजाही के लिए अच्छी सड़क संपर्क मार्ग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर में पर्यटन सीजन आरंभ होता है, जिस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन पर्यटकों तथा प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए सड़क संपर्क को बहाल एवं मरम्मत के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये अभूतपूर्व बारिश 7 अगस्त से शुरू हुई और 11 अगस्त तक चली, प्रदेश के सामने एक चुनौती थी कि कुल्लू और मनाली पूरी तरह से टूट चुका था। मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिजली तक नहीं थी। मैं खुद मुख्यमंत्री होने के नाते उप मुख्यमंत्री और सभी हमारे मंत्री कुल्लू पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत करके 48 घंटे में कुल्लू मनाली के सड़कों को, पानी की योजनाओं को और मोबाइल कनेक्टिविटी से हमने जोड़ा। अब समस्या आई कि 75,000 पर्यटकों को कैसे निकाला जाए, उनकी गाड़ियों को कैसे निकाला जाए। पूरा प्रशासनिक, पूरी पुलिस दिन रात एक करके उनको निकालने का कार्य शुरू हुआ। टेम्परेरी सड़क बनाई गई, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें थी और जब रात को लोग गाड़ियां चलती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी शहर में रोशनी है, जबकि मनाली में रोशनी नहीं थी। मैं पुलिस विभाग, बिजली विभाग, पानी का विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग और मोबाइल के से संबंधित संचार विभाग सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे के बीच हमने लाइट पहुंचाई। पर्यटक निकाले 75,000, 15,000 गाड़ियों को निकाला। और एक बार ऐसी समस्या आन पड़ी कि चंद्रताल में हमारे 295 पर्यटक फंसे हुए थे और चंद्रताल में -4 डिग्री टेम्परेचर था, 4 से 6 डिग्री तक बर्फ पड़ी, 4 से 6 फुट तक बर्फ पड़ी हुई थी। खूब प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन उस सड़क को खोला नहीं जा सका। हेलीकॉप्टर के द्वारा मैंने रैकी की, मेरे साथ माननीय जगत नेगी जी थे, माननीय संजय अवस्थी जी थे, माननीय सुंदर ठाकुर जी थे। और जब हमने रैकी कर ये पाया कि अगर इनको एक दिन के भीतर नहीं निकाला गया तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। फैसला सरकार को करना था। सरकार का राजधर्म देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार का कर्तव्य देखिए। माननीय जगत नेगी जी ने कहा, जब मैंने बताया कि एयरफोर्स के पायलट ने एक सोटी के बाद जिसमें 7 लोगों को निकाला गया था, इनविलिटी शो कर दी कि हम दूसरी सोटी के लिए नहीं जा सकते हैं। 7 लोगों को निकालने में कहते हमें दिक्कत आई, ना तो वह हेलीपैड है और जिसको उठाकर उन्होंने 7 लोग निकाले जिसमें 15 लोग आ सकते थे।
हमारे पास फैसला करने का समय था। मैंने एयरफोर्स के अधिकारियों से बात की, कहा कि हम इसमें असमर्थ है। जगत नेगी जी ने फैसला किया कि मैं वहां जाऊंगा और मैं निकाल के लाऊंगा। संजय अवस्थी जी और जगत नेगी जी वहां गए,